नमस्कार, मेरा नाम रचना वंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पे गोदान सुनाती हूँ। मैं अब तक आपको 84 चैप्टर सुना चुकी हूँ। वैसे चैप्टर्स का लेखा जोखा मंजीत जी रखते हैं, तो मैंने देखा कि पिछला एपिसोड कौन सा था, तो वो 84 लिखा हुआ है उन्होंने एपिसोड पे। आज 85 में आपको सुनाऊंगी। बड़ा ही रोचक एपिसोड चल रहा है। अगर आपने सुना होगा 84, हुआ ये है कि मिस्टर मेहता जो है वो लेखे जोखे में, हिसाब किताब में, अपना खुद का अकाउंट रखने में इतने कमजोर हैं कि वो घर का किराया नहीं दे पाते और हालत कुर्की तक आ जाती है। उनका मकान मालिक उनको कई बार वार्निंग देता है और उनसे बहुत बार तगादे करता है। फाइनली जब उसको लगता है कि मेहता जी नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है कुर्की का नोटिस भिजवा देता है। जिस दिन कुर्की का नोटिस आता है, बाय चांस मिस मालती वहां बैठी होती हैं। जब वो पूछती हैं कि ये कैसी कुर्की और क्यों, तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मेहता जो है वो किराए की भरपाई नहीं कर पाए, इसलिए घर उनसे लिया जा रहा है। मिस मालती, हम लोगों को इतने दिनों में अंदाजा हो गया है कि मिस मालती मिस्टर मेहता के काफी करीब हैं। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सारे और प्रसंग भी चलने वाले थे, लेकिन वो चल नहीं पाए और बहुत सारी उसमें चीजें हो गई बीच में। तो कुल मिला के ये होता है कि मिस मालती कहती है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये क्या तरीका है, और वो उन्हें अपने बंगले में ले जाती हैं। उनका सारा सामान अपने बंगले में ले जाती हैं और उनको एक बहुत बड़ा कमरा देती हैं, उनको बहुत सहूलियत से रखती हैं। मिस्टर मेहता बागवानी के बहुत शौकीन हैं, जिसमें प्रेमचंद जी ने बताया कि उनका काफी हद तक पैसा खर्च होता है। तो वो एक बगिया भी उनको प्रोवाइड कराती हैं, जहां वो अपनी बागवानी का, गार्डनिंग का शौक पूरा कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल घटनाक्रम है इस उपन्यास का कि मिस्टर मेहता और मिस मालती के बंगले में रहने लगे आके। मैं जब ये पढ़ती हूँ, हमेशा पहले भी जब मैंने पढ़ा था, तो मुझे एकदम से ख्याल आया था कि आज के जमाने में लिव इन पे कितना हंगामा होता है। और 1933 में प्रेमचंद जी ने लिव इन को ऐसे कितना सहज भाव से लिखा था। लेखक के तौर पे वो कहीं ज्यादा फॉरवर्ड थे अपने युग में। खैर, मिस्टर मेहता मिस मालती के जाके रह रहे हैं और मिस मालती जो है उनके पूरे खर्चे का भार संभाल लेती हैं। वो बहुत सारे उनसे खर्चे, हिसाब किताब पूछती हैं, वो जवाब नहीं दे पाते, तो वो कहती हैं कि मैं ठीक कर देती हूँ इसको, मेरे हाथ में दे दो, एक ही सॉल्यूशन बचता है। मिस्टर मेहता इस बात के लिए सहज राजी हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा तुम कर दो तो बहुत ही अच्छा, कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मुझसे ये बनियागिरी होती नहीं है, माफ कीजिएगा, मुझसे ये सब नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बागवानी करना चाहता हूँ। तो अगर तुम मेरा ये अकाउंट संभाल लो, मेरे खर्चे और उसका ब्यौरा रख लो, इसको देख लो, इसकी व्यवस्था बना दो, तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। वही होता है। मिस मालती बिल्कुल जो है एक पत्नी के तौर की तरीके से, जैसे पति पत्नी रहते हैं और पति कमाता है और पत्नी उसकी व्यवस्था बनाती है सारे रुपयों की और आय की, ऐसे ही मिस मालती करती हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जैसे ये भी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मिस्टर मेहता को बड़ी आदत थी दान देने की। कोई किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए तो वो उस युवक को पैसे देते थे। बहुत सारी विधवाओं को उन्होंने ऐसे कर रखा था, उनकी लिस्ट में थी, जिनको वो प्रति माह कुछ रुपए देते थे। तो ये सारी चीजें जब मिस मालती देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत अनावश्यक है। बल्कि इसी मुद्दे पर छोटा सा वार्तालाप भी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मिस मालती कहती हैं कि दान की वजह से आपको नहीं लगता कि मानव जाति बहुत अकर्मण्य हो जाती है? जब उनको ये लगता है कि उनके बिना करे धरे उनके हाथ में कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, तो फिर वो काम नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर, जैसा कि बहुत बार होता है, मिस मालती और मिस्टर मेहता बहुत कम मुद्दों पर ही आपस में सहमत होते हैं। इस मुद्दे पर भी मिस्टर मेहता को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसमें जितनी सामर्थ्य है वो अपने आसपास वालों को, जो सच में जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद यथासंभव करनी चाहिए। उनका मानना है कि इसी पे समाज टिका हुआ है। जिसके पास है यदि वो उसको दे, जिसके पास नहीं है तो इससे समाज का भला होगा। बहरहाल इसमें आपस में उनमें थोड़ी तकरार है, इस मुद्दे पे सहमति नहीं है। एक चीज और,
फिर प्रेमचंद जी इसी मुद्दे पे ले आते हैं कि वो दोनों एक जैसे भी हैं और एक जैसे नहीं भी हैं। बहुत अच्छा वर्णन प्रेमचंद जी ने अपनी कुछ पंक्तियों में किया है कि दोनों अपनी निजता को मिटा देना चाहते हैं, मिस्टर मेहता और मिस मालती। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेहता का रास्ता साफ था, उन्हें अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मालती का रास्ता कठिन था। इन पंक्तियों से मैंने इतना रेजोनेट किया, किसी भी महिला के लिए ये पंक्तियां इतनी सटीक और खास तौर से जो वर्किंग है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, आप दोबारा से सुन लीजिए। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां ना कि बंधन और जो होते हैं और जो दायित्व होता है महिलाओं पे, वो उन्हें दायित्व बंधन समझती नहीं, बल्कि उन्हीं बंधनों से उसे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आई कैन सो रेजोनेट विद दीज लाइन्स कि ऐसा ही होता है। हम लोग बाहर भी काम करते हैं और घर में आते हैं तो ऐसे कभी नहीं लगता कि हमको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने को। हम एक बार को वर्क प्लेस पे इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन घर में कभी नहीं। शायद ये कुदरत की ही इस तरीके की वायरिंग होती है हमारी कि ये जो बंधन है, ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो दायित्व हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो आज मैं आपको आगे सुनाऊंगी 85th चैप्टर। उसमें इन्हीं के प्रसंग चल रहे हैं अभी, मिस्टर मेहता और मालती के। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था, उसे मक्र और फरेब से भरा समझते थे। मिस्टर मेहता की बात हो रही है। जिधर देखते थे उधर बुराइयां नजर आती थीं, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि ये विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी का रूप उन्हें नजर आया तो वे उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि ऐसे जतन से छिपा के रखें कि किसी दूसरे की आंख भी न पड़े। यह ध्यान ही ना रहा कि मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, विकास है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं कि ये उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों वो इन पर इतना स्नेह रखती? शायद वे उन्हें सोचने का अवसर दे रही हैं और वे खूब सोच समझकर इस निश्चय पर पहुंचे कि मालती के बिना वो आधे हैं और वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थितियां बदल गई हैं। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पोते से लगते थे समीप से स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली के रूप में रख लिया। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में कार में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई कि पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे। माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जो कार को धकेलकर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी। हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को खड़ा देख उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2-4 फलांग ठेलकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लिया। 15 रुपए वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया भी था और वो उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज्यादा मिलता था, पर उसे उस काम में उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर से मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। गोबर ने उसे रहने को कोठी भी मिल गई। जुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे जुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई का पीस दे दिया। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते उसके पीछे लग जाता था और जब तक मिठाई नहीं लेता था उसका पीछा नहीं छोड़ता था।
एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। जुनिया ने पूछा कि बच्चे को ज्वर आ गया क्या? मालती ने घबरा कर कहा नहीं। जुनिया से पूछा तो उसने बताया कि बच्चे को ज्वर आ गया। मालती ने घबरा कर कहा ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? बालक खटोले पर ज्वर से अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा, इस ठंड के दिनों में इतने मच्छर की मालती एक मिनट भी ठहर न सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया, फिर जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो, बच्चे को अभी तक टीका भी नहीं लगा था और इसी सीली कोठरी में रहा तो भय था कि ज्वर बढ़ सकता है। सहसा बालक ने आंखें खोल दी। मालती को खड़ा पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैला दिए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकी देने लगी। बालक मालती की गोद में आके जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत न थी। उसे वहां वो छिन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भागा? जुनिया ने कहा दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली तुम पहने रहो बच्चा, मैं नहीं मांगूंगी। उसी वक्त बंगले पर आकर उसने अपने बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त जुनिया उसको उस कमरे में रख दिया। मंगल ने उस स्वर्ग को कुतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थीं। उन चीजों पर वो टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आप कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला ले, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? जुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होंगे। मालती को बिलारी याद था। बोली वही गांव है ना जिसके पश्चिम की तरफ आधे मील पे नदी है? हाँ मेम साहब वही गांव है। आपको कैसे मालूम? हम एक बार उस गांव में गए थे, हुरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वो तो मेरे ससुर है मेम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ बड़ी समझदार औरत है, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे कि अपनी माँ को बुला लाए। वो उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बुहारू, रोटी पानी सब कुछ करना पड़ता। दिन तो दोनों को चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती थी कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे ना आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद भी टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, जुनिया, महाराज कोई नहीं बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे, अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने खिल उठे, अंगूर के दानों के बराबर हो गए और फिर कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली से, पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता, दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ों जैसा था, उसकी दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया था। इस असह वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला था। उसकी शिशु विद्यु मानो संज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती के ही जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती क्यों ही किसी काम से चली जाती, वे रोने लगता। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वो रोने लगता और मालती के आने पर ही चुप होता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्राय सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वे कभी न झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, जुनिया उसे कभी कभी अवश्य जुनिया पर क्रोध आता, क्योंकि वे अज्ञान के कारण जो नहीं करना चाहिए था वो करती थी। गोबर जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूंक में अधिक थी, पर यहाँ उसका कोई अवसर नहीं था। उस पर जुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना नहीं जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती, जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती, सवेरे पहले न उठती और गोबर तो उस कमरे में आते डरता था। मालती वहां बैठी है, कैसे जाए? जुनिया से बच्चे का हालचाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद पूरा स्वस्थ न हो पाया था, थोड़ा सा काम करके थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी वह आराम से पड़ा रहता था। वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई और यहाँ पर काम भी बहुत था। ये वाला प्रसंग भी लंबा चलेगा। बच्चे को चेचक हुआ है, गोबर जुनिया
मालती के घर में आ गए हैं, उनके कमरे में आ गए हैं, ठीक है, और ये चल रहा है अभी लंबा। तो इसको मैं यही विराम दूंगी और फिर हम मिलेंगे 86 चैप्टर के लिए अगले एपिसोड में। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गुणगान के साथ।